जिंदगी नाम ही है खतरों से आंख मिचोली खेलने का। और इस जिंदगी का सही मजा वही लोग उठा पाते हैं जिनमें मरने का डर नहीं बल्कि जीने की चाह होती है। लेखा भी आयशा के कपड़ों में अपनी मौत से आंख मिचोली खेल रही थी। मायोंग गांव के बच्चे हाथों में हड्डी लिए एक खूंखार शिकारी की तरह लेखा की तलाश कर रहे थे और तभी उन्हें पानी के इस छोटे से तालाब के आसपास की झाड़ियों से किसी के खांसने की आवाज आती है। लाख कोशिश करने के बाद भी लेखा अपनी खांसी को रोक नहीं पाई थी। उसके माथे पर पसीना था और हालत खराब। उस मायावी पत्थर को निगलने का दर्द लेखा के चेहरे पर साफ झलक रहा था। इससे पहले लेखा उन झाड़ियों से निकल पाती, उसे दोनों तरफ से उन बच्चों ने घेर लिया था। एक बच्चे ने अपने हाथ में पकड़ी हुई हड्डी को लेखा की तरफ करते हुए कहा, तुझे मार देंगे तो कोका को हमें इनाम देंगे। लेखा इतनी कमजोर थी कि वो इन दो बच्चों से खुद को बचाने में समर्थ नहीं थी। बच्चे लेखा की तरफ बढ़े। लेखा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और मन ही मन मान लिया था कि उसका अंत आ गया है। तभी लेखा को जोर से किसी के गिरने की आवाज आई। लेखा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो दोनों बच्चे जमीन पर गिरे हुए बेहोश थे। इससे पहले कि लेखा समझ पाती कि उन बच्चों को किसने बेहोश किया, एक आवाज लेखा का नाम पुकारती है, लेखा, तुम ठीक तो हो ना? लेखा पलटते हुए देखती है तो राहुल ठीक उसके पीछे खड़ा था। लेखा अपने आंसू रोक नहीं पाई और दौड़ते हुए राहुल से लिपट गई। लेखा ने कहा, राहुल, राहुल, मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। राहुल से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी आयशा, जिसे लेखा को राहुल की बाहों में लिपटे हुए देखकर जलन हो रही थी। आयशा जितना चाहती थी कि राहुल लेखा से दूर जाए, उतना ही वो दोनों पास आ जाते थे। पर अभी वक्त लेखा से जलने का नहीं बल्कि इस मायोंग गांव से बाहर निकलने का था। राहुल लेखा की बिगड़ती हुई हालत देखकर परेशान था। राहुल ने लेखा से कहा, लेखा, तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है, हमें किसी भी हाल में तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। तभी आयशा ने कहा, राहुल, हम इस गांव से तो निकल नहीं पा रहे हैं, लेखा को अस्पताल कैसे लेके जाएंगे? इससे पहले राहुल कुछ कह पाता, लेखा उसकी बाहों में बेहोश हो गई। ये देखकर राहुल और भी परेशान हो गया। तभी पोटली से निकलकर नरकदूत ने कहा, लेखा ने इस पत्थर को निगलकर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वो पत्थर अंदर ही अंदर लेखा के शरीर को गला रहा है। अगर वक्त रहते हुए पत्थर को नहीं निकाला गया तो हम लेखा की जान नहीं बचा पाएंगे। राहुल ने नरकदूत से पूछा, कैसे निकाल सकते हैं इस पत्थर को नरकदूत? जो भी रास्ता है मुझे बताओ, मैं लेखा को मरने नहीं दे सकता। लेखा के लिए राहुल को इतना व्याकुल होते देख आयशा भी हैरान थी। उसका मन दुविधा में था। वो समझ नहीं पा रही थी कि राहुल लेखा के लिए इतना परेशान क्यों है। लेखा उसकी दोस्त है इसलिए, या फिर राहुल को भी लेखा से प्यार हो चुका था। आयशा ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल बार बार नरकदूत से उस पत्थर को लेखा के शरीर से निकालने का तरीका पूछ रहा था। तभी उन्हें दूर से लोगों के कदमों की आवाजें आने लगी। राहुल की नजर दूर से आते हुए कोका को पर पड़ी, जिसके साथ गांव वाले अपने हाथों में शस्त्र लिए भूखे भेड़िए की तरह आगे बढ़ रहे थे। राहुल जानता था कि लेखा को इस हालत में वे लोग ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएंगे। राहुल बेचैन हो रहा था कि तभी नरकदूत ने कहा, फिलहाल लेखा को कुछ देर तक एक सुनसान जगह पर छुपाकर महफूज रखना होगा। आयशा ने चिल्लाते हुए कहा, वो गांव वाले यहां कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, कहां मिलेगी हमें ये सुनसान जगह? और तभी राहुल ने आयशा को चौंकाते हुए कहा, एक जगह है जहां हमें कोई नहीं ढूंढेगा। आयशा ने हैरानी से पूछा, इस गांव में? यहां ऐसी कौन सी जगह है? राहुल ने कहा, कोका घर। कोई नहीं सोचेगा कि हम उसके घर में छुपे होंगे। राहुल की ये योजना सही थी, बस एक ही मुसीबत थी, कोका के घर तक पहुंचा कैसे जाए? कोका अपने लोगों को लिए हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो किसी भी हाल में राहुल और उसके साथियों को पकड़ना चाहता था। गांव वाले आंखों में बदले की आग लिए हुए उस तालाब तक पहुंचे तो देखा कि वहां कोई भी नहीं था।
बस पड़ा था उन बेहोश बच्चों का जिस्म। कोका को जानता था कि वो लोग आसपास ही कहीं होंगे। तभी एक गांव वाले ने कहा, कोका को, कहीं वो लोग गांव छोड़कर भाग तो नहीं गए? कोका को ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इस गांव से तो भाग नहीं सकते। ढूंढो ने, वो लोग कहीं दूर नहीं गए होंगे, छुपे होंगे इन्हीं किन्हीं झाड़ियों के पीछे। कोका को जरा भी खबर नहीं थी कि जिस तालाब के पास वो खड़ा था, उसी तालाब की गहराई में तैरते हुए राहुल और आयशा कोका को के घर की तरफ बढ़ रहे थे। ये तालाब आगे जाकर एक नदी से जुड़ता था। राहुल लेखा के जिस्म को पकड़े हुए था और नरकदूत ने अपनी शक्तियों से लेखा के चेहरे को इस तरह ढक दिया था कि पानी के अंदर भी उसका बेहोश जिस्म सांस ले पा रहा था। तैरना तो आयशा को भी नहीं आता था। वो राहुल ही था जो अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए निडरता से उन दोनों को पानी की गहराइयों में तैरते हुए कुछ दूर जाकर बाहर निकल आया था। कांच की तरह चमकते हुए साफ पानी में मोनिका स्विम सूट पहने बिल्कुल चल परी जैसी लग रही थी। वही अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल के पास बैठा मास्टर मोनिका के जिस्म को घूर रहा था। मोनिका ठीक मास्टर के सामने पानी से निकलती है। मास्टर मोनिका के शरीर पर उस पानी की बूंद को देख रहा था जो उसके माथे से होते हुए उसके होंठों तक आ पहुंची थी। बेचारी मोनिका, उसे कहां पता था कि उसके पति के जिस्म में इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर मास्टर है। मास्टर ने मोनिका के गीले होंठों को अपनी उंगलियों से पोंछते हुए कहा, तुम्हारे होंठों पर ये बूंदें मोती की तरह लगती हैं। मोनिका मुस्कुराते हुए कहती है, आजकल आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे। मास्टर मोनिका की तरफ झुकते हुए कहता है, वो मर्द ही क्या जिसे तुम्हारा जिस्म पिघला ना सके, और वो रोमांस ही क्या जो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को खुश न कर सके। मोनिका ने धीरे से कहा, सब समझ रही हूं, दोबारा कमरे में ले जाने का प्लान बना रहे हो ना, है ना? मास्टर ने हंसते हुए कहा, प्लान तो पहले ही बन चुका है। आज हमें एक बहुत बड़े अवार्ड फंक्शन में जाना है। तुम्हारे पति को बेस्ट बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। ये सुनते ही मोनिका ने स्विमिंग पूल से निकलकर मास्टर को गले लगा दिया। मास्टर यूं तो हमेशा अपने मकसद पर ध्यान देता था, पर मोनिका के अंदर कुछ तो बात थी जो वो मास्टर को इस कदर भा चुकी थी। मास्टर ने मोनिका को जल्दी ही तैयार होने के लिए कहा। मोनिका अपनी टॉवल उठाकर अपने गीले जिस्म को साफ करते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मास्टर बस उसे ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी। आखिर इस अवार्ड फंक्शन में उसे वो मिलने वाला था जिसके लिए मास्टर ने चंद्रलाल का रूप धारण किया था। उसकी मंजिल अब बहुत ही करीब थी। कोका को भी अपनी मंजिल के करीब था, पर फिर भी उसे ना ही राहुल मिला और ना ही लेखा। शाम ढलने से पहले कोकाको के लिए उस पत्थर को पाना बहुत जरूरी था, वरना उसका देवता चैडवी हमेशा के लिए उस मूरत में कैद हो जाएगा। कोकाको के निर्देश पर गांव वाले हर झाड़ियों और पत्थर के पीछे राहुल और उसके साथियों को ढूंढ रहे थे, पर वहां उनका कोई नामो निशान नहीं था। और होता भी कैसे, राहुल तो लेखा को अपनी गोदी में उठाए कोकाको के घर पर पहुंच चुका था, जहां इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। राहुल ने लेखा को उसी पत्थर पर लेटा दिया जहां पहले उसे कोकाको ने बांधा हुआ था। राहुल ने मुड़कर नरकदूत से पूछा, आ गए हम सुनसान जगह पर। अब लेखा के पेट से उस पत्थर के टुकड़े को निकालने के लिए क्या करना होगा? राहुल उम्मीद की निगाहों से नरकदूत की तरफ देख रहा था। नरकदूत भी जानता था कि वो जो कहने वाला है वो करना राहुल के लिए इतना आसान नहीं होगा। आयशा ने नरकदूत से कहा, सोच क्या रहे हो? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बताओ इस पत्थर को लेखा के जिस्म से कैसे निकालना है? नरकदूत ने वहीं रखे चाकू की तरफ इशारा करते हुए कहा, पत्थर निकालने के लिए तुम्हें लेखा का पेट चीरना होगा। राहुल नरकदूत की बात सुनकर चौंक गया था। आयशा ने बेहरानी से पूछा, तुम हमें लेखा को मारने के लिए कह रहे हो? नरकदूत ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, जिस तरह चाकू गर्म कर शरीर से गोली निकाली जा सकती है, ठीक उसी तरह तुम्हें आयशा के जिस्म से भी उस पत्थर को निकालना होगा। अगर सही तरीके से उस पत्थर को निकाल पाए तो मैं लेखा के जख्म वापस भर सकता हूं।
राहुल ने कहा, अगर? इसका मतलब तुम्हें भी 100% नहीं पता कि लेखा बच पाएगी? नरकदूत जानता था कि कोई इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो कभी किसी चीज का 100% यकीन नहीं दिला सकता है। सिर्फ भगवान ही है पूरी सृष्टि में जो किसी भी काम का 100% परिणाम दे सकता है। नरकदूत को राहुल के चेहरे पर संकोच साफ दिखाई दे रहा था। नरकदूत ने राहुल से कहा, जोखिम तो उठाना पड़ेगा, बस यही एक तरीका है लेखा की जान बचाने का और उस पत्थर को निकालने का। ज्यादा सोचो मत राहुल, कोकाको के लोग किसी भी वक्त यहां आ सकते हैं। नरकदूत उस पोटली से निकलकर अपने हाथ से उस चाकू को उठाकर गर्म कोयले पर लाल करने लगता है, पर राहुल उसके चेहरे पर अभी भी शंका के बादल थे। उसके लिए लेखा का जीना उतना ही जरूरी था जितना मास्टर को हराना। मास्टर को हराने की चाह रखने वाले को यह नहीं पता था कि वो अपने अगले कदम की तरफ बढ़ चुका था। चंद्रलाल अपने आलीशान कमरे में महंगे सूट बूट पहने हुए चंद्रलाल की पत्नी मोनिका का इंतजार कर ही रहा था कि तभी मास्टर को मोनिका की चीखने की आवाज आती है। मास्टर चौंकता है, आखिर लोगों को डराना तो उसका काम था, फिर मोनिका किसकी वजह से चीखी? मास्टर दौड़ता हुआ मोनिका की चीख के पीछे जाता है जो एक वॉशरूम से आ रही थी। मास्टर वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि मोनिका सिर्फ टॉवल पहने हुए एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसने अपने कानों को अपने हाथ से ढका हुआ था। मास्टर ने पूछा, क्या हुआ जान, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मोनिका ने डरते हुए दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो वहां से किसी की आवाज आ रही थी। मास्टर को समझते हुए देर नहीं लगी कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मोनिका के असली पति चंद्रलाल की थी, जिसे मास्टर ने ही उस वॉशरूम की दीवार में चुन दिया था। मास्टर जानता था कि भले ही मोनिका चंद्रलाल को नहीं देख सकती, पर उसका पति चंद्रलाल दीवार के अंदर से मोनिका को देख सकता था। मास्टर ने मोनिका को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, डरो मत, ये सिर्फ चूहे हैं। मोनिका ने चौंकते हुए कहा, चूहे? मास्टर ने मोनिका को उस वॉशरूम की छत की तरफ इशारा करते हुए दिखाया जहां मास्टर के ही 2 चूहे बैठे हुए थे। मोनिका चूहों को देखकर डर गई और फौरन ही मास्टर को गले लगा लिया। मास्टर मोनिका को संभालते हुए उस दीवार की तरफ देख रहा था जिसमें चंद्रलाल फंसा हुआ था। चंद्रलाल बेबस और लाचार था। अपनी ही आंखों के सामने उसकी पत्नी एक अनजान आदमी की बाहों में थी। चंद्रलाल का चेहरा गुस्से से लाल था, पर वो कर भी क्या सकता था? मास्टर को चंद्रलाल को जलाने में और मजा आ रहा था। उसने मोनिका की टॉवल उठाकर फेंक दी। मोनिका ने कहा, आपको भी यही चूहे वाली जगह मिली थी रोमांस करने के लिए? मास्टर ने हंसते हुए कहा, अरे इन चूहों को भी पता चलना चाहिए वो जिस खूबसूरत हसीना को छेड़ रहे थे वो किसकी बीवी थी। मास्टर मोनिका के जिस्म से लिपटने लगा। चंद्रलाल बस लाचार इंसान की तरह ये देख रहा था। मोनिका ने कहा, अब आपको लेट नहीं हो रहा है? मास्टर ने कहा, 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ये कहते हुए मास्टर ने मोनिका को अपनी गोदी में उठा लिया और उसे बाहर ले जाने लगा। मोनिका बस हंसते हुए कह रही थी, 10 मिनट बोलकर 1 घंटे तक आप रोमांस ही करते रहते हैं। चंद्रलाल की आंखों में आंसू थे। वो चीख चीख कर अपनी पत्नी को बताना चाहता था कि वो इस वक्त जिसकी बाहों में है वो एक बहरूपिया है, पर अफसोस चंद्रलाल की आवाज उस दीवार से बाहर नहीं जा रही थी। चंद्रलाल बस एक बेबस इंसान की तरह खड़ा अपनी किस्मत को कोसे जा रहा था। राहुल भी बेबस था। अपने हाथों में लावा की तरह जलते हुए लाल चाकू को पकड़कर वो लेखा के सामने खड़ा था। आयशा ने लेखा का मुंह पकड़ा हुआ था। नरकदूत ने चिल्लाते हुए राहुल से कहा, और इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी। राहुल ने एक गहरी सांस ली और एक झटके में उस चाकू से लेखा का पेट चीर दिया। लेखा के जिस्म से खून बहे जा रहा था। राहुल ने फौरन अपने हाथ से उस पत्थर के टुकड़े को लेखा के पेट से निकाल बाहर किया और नरकदूत की तरफ चिल्लाते हुए कहा, जल्दी जल्दी इसके जख्म को भर दो। नरकदूत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर बीच में ही वो थक कर जमीन पर गिर गया और उसका मंत्र जाप वहीं रुक गया। राहुल ने हड़बड़ी में कहा, क्या कर रहे हो तुम? लेखा का ज्यादा खून बहा तो वो मर जाएगी। नरकदूत ने हांफते हुए कहा, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं राहुल, इसे ठीक नहीं कर सकता। अब तुम्हें ही लेखा के जख्म को भरना होगा। राहुल नरकदूत की बात सुनकर भौचक्का हो गया था।
उसने चीखते हुए कहा, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। आयशा ने कहा, जल्दी राहुल, ज्यादा देर हुई तो हम लेखा को नहीं बचा पाएंगे। नरकदूत ने राहुल से कहा, तुम्हें उस शैतान की शक्ति को इस्तेमाल करना होगा राहुल, जो तुम्हारे अंदर है। राहुल जानता था इस वक्त नरकदूत से बहस करके कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने अपने अंदर के शैतान को जगाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। एक तरफ लेखा की हालत खराब हुए जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ राहुल बेबस खड़ा हुआ था। राहुल के दिमाग में बस एक ही ख्याल था, उसे कभी लेखा का पेट चीरना ही नहीं चाहिए था, उसे नरकदूत की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। लेखा की सांसें कमजोर हो रही थी, लेखा की मौत उसके सामने खड़ी थी और राहुल उसे मरते हुए देख रहा था।